शेखर से मिलने आई हो क्या? अगर यहाँ पर आना था तो मुझसे कह दिया होता, मैं तो अपने साथ ले आता। अब इतना तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना। तुम मेरे लिए क्यों परेशान हो रहे हो सागर? मुझे तुम्हारी इतनी मेहरबानी नहीं चाहिए। इसे मेहरबानी नहीं, इसे हेल्प कहते हैं। तुम मुझे कुछ मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत कुछ मानता हूँ, और उस नाते मैं तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ, है कि नहीं? सागर, बेशरम नाम का एक पेड़ होता है, जिसे तोड़कर कहीं भी फेंक दो वो दोबारा पकड़ लेता है। लेकिन तुम उससे भी ज्यादा बेशरम। थप्पड़ खाकर गालियां सुनकर भी वही काम करते हो जिससे दूसरे को प्रॉब्लम हो। मुझे गाली देने और थप्पड़ मारने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। और तुम्हारी बात कुछ और है, और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानती हो। तुम यहाँ क्या करने आए थे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने आया था? शेखर से अपने लिए तुम्हारे प्यार की भीख मांगने? नहीं ईशा, मुझे तुम्हें जीतना है, और अपने प्यार के दम पे जीतना है। किसी से भीख मांग के तुम्हें हासिल नहीं करना है। सागर, तुम्हारी फालतू बकवास फिर से शुरू हो गई। अब प्लीज तुम यहाँ से जाओ। मैं तो चला जाऊंगा ईशा, लेकिन फिलहाल तुम जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि शेखर तुम्हारा इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाए। सागर! जाओ। ईशा, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि होशो आवाज में इंसान कभी लंगड़े घोड़े पर बाजी नहीं लगाता, और तुम वही काम करने जा रही हो। सागर, दुनिया के शब्दकोश में जीत का जो अर्थ दिया है ना, वो प्यार में बदल जाता है। प्यार में हार की भी जीत होती है। पहले हार कर जीतना तो सीखो, उसके बाद बात करेंगे। हार की जीत? ईशा बीबी, आप आई, बाहर आई। चलिए चलिए, अंदर चलिए, अंदर आइए। तकल्लुफ किस बात की? क्या हुआ? अच्छा, काम क्या है आपको? किससे बात करनी है? देवानी मैडम तनु बेबी को खाना खिला रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि तनु बेबी कितनी जिद्दी है, अपने आप से खाना भी नहीं खा सकती है। और शेखर बाबू अपने कमरे में, बाकी बचा मैं आपके सामने हूं। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? देखिए, मुझे आपकी खिदमत की कोई जरूरत नहीं। तो किससे बात करनी है आपको, वो तो बता दीजिए। दुर्गा, मैं किससे बात करना चाहती हूँ या किससे नहीं, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। ईशा बेबी, आप तो बेवजह गुस्सा कर रही हैं। तुम मुझे बेवजह गुस्सा दिला रहे हो। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ना। तो अपनी ड्यूटी करो ना, खामखा मुझे क्यों तंग कर रहे हो? ईशा बेबी, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं आपको तंग कर रहा हूँ। ऐसे थोड़े नहीं बोलते हैं। अब मुझे भी तो जवाब देना पड़ता है ना। मैं जानता हूँ कि आपके लिए पूरा घर खुला हुआ है, आप चाहे जहां आ जा सकती हैं। मैंने तो आपसे पूछा ही ना, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया? तुम बकबक बहुत करते हो। सभी यही कहते हैं। आप कोई नई बात थोड़े ही कह रही हैं। अपनी हैसियत से ज्यादा उड़ रहे हो। ईशा जी, इस घर में मेरी क्या हैसियत है, जाने दीजिए, छोड़िए इस बात को। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये दुर्गा ही आपके काम आएगा। उस दिन कीमत पता चलेगी आपको इस नाच चीज की। तुम मेरे किस काम आओगे? और वैसे भी मुझे भला तुमसे क्या काम पड़ेगा? रामचंद्र जी को पत्थर समंदर पार करा दिए थे, तो मैं तो इंसान ही हूँ। ईशा जी, शेखर बाबू के बारे में मैं जितना जानता हूँ उतना आपको भी नहीं पता।
कहे हम किसको सुनाए अपने दिल की दास्तां, किससे कहे हम किसको सुनाए। उस आदमी ने तनु के साथ रोहन कपूर बनकर इतना घिनौना खेल खेला है कि वो लड़की आज एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। अरे मैं तो कहता हूं कि ऐसे आदमी को बीच चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए। ससुराल में रहने का मुझे ये सिला मिला। राजन, अगर मैंने अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में नहीं दिया होता तो आज तेरी बात का जवाब जरूर देता। आपने कहा कि गोली आपने नहीं चलाई, फिर गोली चली कैसे? देखिए, अगर आप हमारी पूछताछ में मदद करेंगी तो हो सकता है कि आपके बरी होने में हम भी आपकी मदद कर सकें। इसलिए मैं उसके शादी के पीछे पड़ी। अब कहां से आएगा इस घर का वारिस? मैं हूं ना, मैं जाऊंगा ईशा के लिए खाने का लॉकअप में। ये दुनिया भी कितनी स्वार्थी है ना सागर। जब तुम्हारे जीजाजी पुलिस लॉकअप में थे तब तो तुम खाना लेकर नहीं गए। एक बार भी मुझसे ये ना पूछा कि कैसे है वो। और अब ईशा निर्दोष है। मेरा दिल कहता है कि उसने शेखर को गोली नहीं मारी। वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो शेखर को इतना प्यार करती थी कि उसे शेखर के अलावा इस दुनिया में कुछ और दिखता ही नहीं था। वो तो शेखर की दासी बनकर भी जिंदगी बिता सकती थी। वो भला शेखर के साथ ऐसा क्यों करेगी? सागर, तुमने वो कहावत सुनी है, गुड़ जब जरूरत से ज्यादा मीठा हो जाता है तब उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। शेखर और ईशा का प्यार भी जरूरत से ज्यादा मीठा हो गया था, तो एक ना एक दिन उसमें कड़वाहट के कीड़े तो पड़ने ही थे। सो पड़ गए। बेचारी ईशा। उनके प्यार में कड़वाहट हो या ना हो, लेकिन आपके मन में उनके लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट है। तुम ऐसी क्यों हो दीदी? और तू ऐसा क्यों हो गया मेरे भाई? वो लड़की जिसने कभी भी तुम्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं किया, उसके लिए आज तक तू इतना दीवाना है कि वो खूनी भी तुम्हें निर्दोष लगती है। और मेरा पति निर्दोष होने के बावजूद आज तक तुझे दोषी ही लगता है। दीदी, मैं ईशा की बात कर रहा हूं, तुम्हारे पति की नहीं। तुम बार बार अपने पति की बात बीच में क्यों लेकर आती हो? तुम्हें राजन के नाम से भी नफरत है ना? नहीं दीदी, मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, और ना ही मुझे जीजू और ईशा की तुलना करनी। मैं तो ईशा के लिए सिर्फ इसलिए दुखी हूं क्योंकि वो बेचारी लंदन से ये सोचकर नहीं आई थी कि उसे यहां आकर एक दिन सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, वो भी उसके कत्ल के इल्जाम में जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें अगर उस पर इतनी ही दया आ रही तो यहां बैठ के क्या कर रहे हो? जा ना, जाकर उसके कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले ले। जा। काश कि ऐसा हो पाता दीदी। ईशा मुझे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं उसे इतना प्यार करता हूं कि उसके चेहरे पर दुख की एक लकीर देखना भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, शेखर के रहते हुए मुझे उससे जलन होती थी, जिसकी वजह से ईशा पर भी मैं कभी कभी ताने मार दिया करता था। लेकिन अब मेरा दिल उसके लिए श्रद्धा से भर जाता है कि वो शेखर से कितना प्यार करती थी। सागर, बेशर्म इंसान तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान मैं पहली बार देख रही हूं। सच, तू उस डैन को देवी बनाने पे तुला हुआ है
जो अपने ही प्यार को खा के। अरे डैन भी कम से कम 7 घर छोड़कर अपना शिकार ढूंढती है, लेकिन ये तो डैन की भी मां निकली। हाँ डैड, मैं नहीं चाहता था कि आपकी शादी राजन जीजू से हो। छोटा था इसलिए कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मेरी बात सुनता ही कौन। और आप तो उनके प्यार में वैसे ही पागल हो गई थी। राजन के प्यार में तो मैं आज भी पागल हूं, लेकिन तू क्यों परेशान हो रहा है? परेशान इसलिए हूं क्योंकि आपकी वजह से पूरा घर परेशान रहता है। मेरा पति परेशान होकर घर के बाहर भटक रहा है और मुझे चिंता नहीं होगी। मैं परेशान नहीं रहूंगी, लेकिन तुम लोग क्यों परेशान हो मेरे लिए? दीदी, आप एक काम क्यों नहीं करती? जीजू के लेकर आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चली जाती? वहीं किसी काम धंधे पर लगा देना। वेरी स्मार्ट। मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊं और तू यहाँ आजादी से इस घर पर राज करता है। सागर, एक बात अच्छी तरह से जान, मैं भी इसी घर की बेटी हूं। इस घर पर मेरा भी हक बनता है, मेरा भी आधा हिस्सा है। दीदी, मैं हिस्से की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जीजू की बात कर रहा हूं। अगर यहां रहेंगे ना, तो उल्टे सीधे कामों की वजह से कभी उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तू राजन के करियर की चिंता क्यों कर रहा है? उसने किसी का मर्डर नहीं किया कि उसे सजा हो जाएगी। और तू तो जानता ही है ना कि पापा ने मेरी शादी राजन के साथ इसलिए की थी कि वो घर जमाई बनकर इस घर में रहे। और तू ये चाहता है कि मैं उसे लेकर ऑस्ट्रेलिया चली जाऊं? ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी वो इसी घर के जमाई रहेंगे दीदी। नहीं सागर, मैं और राजन कहीं नहीं जाएंगे। इस घर में मेरा भी आधा हिस्सा बनता है, और अगर किसी ने कुछ ज्यादा कहा ना, तो मैं इस प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा कर अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगी। समझा तू? कहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं ईशा से मिलना चाहता हूँ। उसके लिए खाना लेकर आया हूँ। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम सागर है, डॉक्टर रमाकांत का बेटा हूँ। ईशा मेरे ही घर में रहती है। ओके, हैव अ सीट। नो, इट्स ऑलराइट। मिस्टर सागर, आप तो ईशा को अच्छी तरीके से जानते होंगे ना, क्योंकि वो तो आपके घर में रहती है। जी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको क्या लगता है, ईशा किसी का मर्डर कर सकती है? जी नहीं, कभी नहीं। ईशा तो चिड़िया भी नहीं मार सकती। फिर शेखर से तो वो बहुत प्यार करती थी। मिस्टर सागर, फिर शेखर को कौन मार सकता है? जी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, आपको किसी पर शक तो होगा। इंस्पेक्टर साहब, शक भी कैसे करूं? शेखर और ईशा का कोई दुश्मन भी नहीं था। आप? जी, मेरा मतलब है कि आप और ईशा काफी अच्छे दोस्त हैं ना? उसने डेफिनेटली आपको अपने मन की बात तो बताई होगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसने कई बार मुझसे कहा कि शेखर उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो शेखर के अलावा किसी और शादी नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि आपकी और ईशा की शादी होने वाली है। जी हाँ, लेकिन ईशा ने साफ साफ कह दिया कि वो शेखर को चाहती है। मिस्टर सागर, ये बात सुनकर के आपको काफी तकलीफ हुई होगी ना? हुई थी, लेकिन इतनी नहीं कि मैं शेखर की जान ले लूं। क्या आप ईशा को चाहते हैं? इस चाहत का क्या मतलब, जब पता है कि सामने वाला मुझे नहीं किसी और को चाहता है। फिर भी? हाँ, मैं ईशा से शादी करना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ईशा शेखर को चाहती है, तो मैंने शादी से मना कर दिया।
लेकिन तन्मय अंकल हमेशा कहते थे कि अगर ईशा की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। यानी आपके तन्मय अंकल को शेखर पसंद नहीं था? बिल्कुल नहीं। अगर उनका बस चलता तो ईशा को शेखर से कभी मिलने ही नहीं देते। ओके मिस्टर सागर, आप ईशा से मिल सकते हैं और ये टिफिन यहीं रहने दीजिए, हम चेक करवा के इसे भिजवा देंगे। कातिल चाहे जो भी हो, बहुत जल्द वो मेरी गिरफ्त में होगा। बहुत। ईशा, मैं जानता हूं कि जिस शेखर के लिए तुम सारी दुनिया को ठुकराने के लिए तैयार थी, तुम कभी उसका कत्ल नहीं कर सकती। और ये जो इल्जाम तुम्हारे पर लगा है, ये सरासर गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? सागर, मैं इन सवालों के जवाब देते देते थक चुकी हूँ। हर कोई आता है और वही सवाल करता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब मैं किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती सागर। जो होना था सो हो गया। उन बातों की चर्चा कर कोई फायदा नहीं। शायद होने को यही मंजूर था। लेकिन ईशा, अब आगे जो होगा उसके बारे में तो तुम्हें सोचना होगा ना। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं सागर। जो होगा देखा जाएगा। होने का हर फैसला मुझे मंजूर है। अब फैसला होनी नहीं, अदालत करेगी ईशा। अदालत के फैसले से भी मैं शिकायत नहीं करूंगी सागर। तो क्या तुम सजा काटने में तैयार हो? अब इसमें तैयार होने वाली कौन सी बात है सागर। सजा तो मेरी बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है। शेखर के बिना मेरी जिंदगी किसी सजा से कम नहीं। अब इसे मैं बाहर काटूं या जेल के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कहने वाली बातें ईशा। इंसान जब सच्चाई का सामना करता है तब उसे पता चलता है कि जो वो सोच रहा था और अब जो वो देख रहा है उसमें कितना फर्क है। लॉकअप या जेल में रहना और घर में रहना अगर एक जैसा होता ईशा, तो लॉकअप और जेल बनाने की जरूरत ही क्या थी? जो चीज सजा देने के लिए बनी है वो कभी मजा नहीं दे सकती। मैं जानता हूं ईशा कि इस लॉकअप में एक एक घंटा काटना कितना मुश्किल होता है। मैं इस नरक से गुजर चुका हूं ईशा। जिसका कोई अपना छिन जाता है ना सागर, उसके लिए पूरी दुनिया का स्वर्ग भी नर्क के समान बन जाता है। यहाँ पर एक एक घंटा, एक एक पल जीना उसके लिए मुश्किल होता है जिसे अपने जीवन से प्यार हो। मैं तो जीते जी मर चुकी हूँ सागर। उस गोली ने शेखर के साथ साथ मुझे भी मार डाला। शेखर ने अपनी आखिरी सांसें मेरी इन्हीं बाहों में ली थी। शेखर की सांसों के साथ मेरे सपने भी चले गए सागर। मेरे जीने की ख्वाहिश भी चली गई सागर। अब मुझे जेल हो या फांसी, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह हिम्मत नहीं हारते ईशा। अभी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके बारे में तो सोचो। रात के बाद फिर सुबह होती है ईशा। मुझे उस सुबह का इंतजार नहीं। मुझे बहुत अफसोस है शेखर जी की मौत का। अब तो बस अफसोस ही किया जा सकता है ना। आपको क्या लगता है ईशा ने शेखर जी पर गोली चलाई होगी? चलाई या न चलाई, पर मेरा भाई तो इस दुनिया से चला गया ना। लेकिन ईशा ऐसा क्यों करेगी? ये तो वही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा था। ईशा शेखर जी से बहुत प्यार करती थी। हाँ, लेकिन नागन बनकर मेरे भाई को डस लिया।
कल तक जिसे आप अपने घर की बहू बनाने की सोच रही थी, आज वो नागिन हो गई, हत्यारिन हो गई। तो क्या करूं? अपने भाई के खून को भूल जाऊं, ईशा को माफ कर दूं? आखिर तुम्हें ईशा से इतनी हमदर्दी क्यों? हमदर्दी मुझे आपसे भी है, लेकिन ईशा बेकसूर है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसे हवालात से बाहर निकलवा दें। पुलिस अपना काम कर रही है, अब पुलिस ही तय करेगी कि ईशा बेकसूर है या नहीं। तो तब तक क्या ईशा हवालात में पड़ी रहेगी? पड़ी रहे, मुझे क्या मतलब? क्यों नहीं मतलब? बहू तो वो आपके ही घर की बनने वाली थी ना। तुम्हारा अपना भाई मरा होता तो भी मैं ऐसा नहीं करता जैसा आप कर रही हैं। आपने देखा क्या ईशा गोली चलाते हुए? कल तक आपको उस पर बहुत भरोसा था और अब आपको उस पर यकीन नहीं होता। वो बार बार कह रही है कि उसने गोली नहीं चलाई, लेकिन आप है कि उसकी बात सुनती ही नहीं। अगर आपका भाई मर गया है तो आप क्या ईशा को ही मार डालना चाहती हैं? ये काम पुलिस और अदालत का है, वो तय करेंगे। मुझे बस अपने भाई की मौत का इंसाफ चाहिए। एक बेकसूर को सताकर आप नाइंसाफी कर रही हैं। आपको पता है वो मेरे घर की बहू बनने वाली थी, लेकिन शेखर जी से प्यार के कारण उसने हमारे रिश्ते को ठुकरा दिया। और आप हैं कि काश वो तुम्हारे घर की बहू बनी होती तो मेरे शेखर की जान तो न जाती। आप अपनी भाई की मौत का बदला ईशा से मत लीजिए। ईशा बेकसूर है। मैंने कहा ना, ये फैसला हम नहीं करेंगे, अदालत करेगी। अरे साले साहब, क्या? ओ, देवयानी वर्मा के यहाँ ईशा की जिंदगी की भीख मांगने के लिए गए थे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं? इतनी बारिश हो रही है, उसमें आप यहाँ आ रहे हैं। अरे प्यार करते हो तो होगा ही। ईशा से अगर प्यार नहीं भी करता ना, तब भी जाकर उनसे बोलता कि एक बेकसूर को सूली पर मत चढ़ाइए। ये हुई ना बात इंसानियत की। बॉस, तुम्हारे सीने में बहुत दर्द है। सब कुछ जब समझ में आ रहा हो ना, तब बोलना चाहिए। उस समय चुप रहना अपराध है। और मैं जानता हूं कि ईशा जिसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी, उसकी जान कभी नहीं ले सकती। वाह, मेरे ससुर जी के प्यारे लाडले चिकने साले साहब, हैं? गुस्सा आ गया, लेकिन अच्छी बात है। ये समझदारी की बात तो तुम करते हो भाई, लेकिन ये समझदारी की बात उस समय की होती ना, जिस समय मैं लॉकअप में बंद था, तो क्या बात, मजा आ गया होता। खैर छोड़ो, देर आए दुरुस्त आए। वैसे ये बताओ कि बड़ी सासू मां से ईशा के बारे में क्या बात है? उनसे बस यही बोलकर आया हूं कि ठंडे दिमाग से सोचिए। शेखर के मर जाने का गम हम सबको है, लेकिन बेमतलब में ईशा को मार डालने से शेखर जिंदा नहीं हो जाएगा। ईशा बेमतलब लॉकअप में पड़ी हुई है। उसकी जमानत हो जानी चाहिए, नहीं? हाँ, कब तक सड़ती रहेगी वहां? वैसे मेरे बारे में कुछ बात हुई? आपके बारे में? आपके बारे में कौन सी बात? अरे साले साहब, जब दरबार में गए ही थे, तुमसे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की? अरे उनसे पूछा क्यों नहीं कि क्यों मुझे रोहन कपूर कहकर बदनाम कर रही है वो, और साथ में ससुर जी के कान भी भर रही है, जिसकी वजह से वो किडनैपिंग का केस भी वापस नहीं ले रहे। यार मेरी जिंदगी तो बदतर हो गई है। आप इसी लायक हैं। आपने जो किया है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। कानून भले ही आपको छोड़ दे, लेकिन तनु के साथ किया हुआ पाप आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप इससे भी बुरे दिन देखेंगे, और अपनी तुलना ईशा से कभी मत करना, समझे? अरे मैं डर गया यार। लेकिन भाई साहब, एक बात बता दूं आपको कि मुझ पर ईशा की तरह कत्ल का इल्जाम नहीं है। और क्या सोचते हो कि देवयानी वर्मा की बेटी जो नाटक कर रही है, उसका गुनहगार भी मैं ही हूं? हाँ, उसके गुनहगार भी आप ही हैं, और बहुत जल्द ये साबित हो जाएगा। तो जल्दी करो, अरे जल्दी करो, जाओ जाओ और मेरे खिलाफ गवाह बन जाओ, और सबको खुलकर बताओ कि मैं ही रोहन कपूर हूं।
और साथ में ये भी कह देना कि शेखर का कत्ल भी मैंने ही किया है, ताकि मुझे जल्दी से फांसी लग जाए। अपने बहन को विधवा के रूप में देखकर खुश होना, मोहल्ले में लड्डू बांटना। बात करता है बेवकूफ करके। उसे बचाने के लिए तुम उस औरत के तलवे चाटने गए थे? अरे जो तुम्हारी मां की दुश्मन भी है। अब घूर क्या रहा है, जाना। रमा। हाँ तन्मय, बोलो। ईशा घर पहुंची? ईशा? नहीं तो। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि कल उसकी जमानत होने वाली है। हाँ रमा, लेकिन आज ही किसी ने उसकी जमानत करवाई है। क्या? किसी ने मतलब किसी और ने? हाँ रमा, कोई लेडी वकील थी जो थाने आकर ईशा को अपने साथ ले गई। मगर ये कैसे हो सकता है तन्मय? तुम्हें पता नहीं था क्या? नहीं, सब कुछ गुपचुप तरीके से हुआ है। क्या नाम है उस महिला वकील का? अनुपमा। तुमने यही नाम ईशा की मां का भी बताया था ना? लेकिन वो तो मर चुकी है ना? हाँ रमा, ये कोई और है तो ईशा को धोखा देने के इरादे से ये सब कर रही है। तन्मय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तुम घर आओ, फिर बातें करेंगे। लेकिन मैं नहीं आ सकता, इसीलिए तो तुमको फोन कर रहा हूं। तुम क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मैं इस वक्त पुलिस कस्टडी में हूं। क्या? लेकिन तुम क्यों? क्योंकि पुलिस को शक है रमा कि शेखर का खून मैंने किया है। तुमने? लेकिन तुमने कैसे तन्मय? हाँ रमा, जो हो रहा है उसे होने दो। बस तुम ये पता करो कि ईशा कहां है, क्योंकि मुझे ईशा को लेकर बहुत डर लग रहा है। अच्छा, रखता हूं। पापा, क्या हुआ? ईशा रिहा हो गई। क्या? और तन्मय गिरफ्तार हो गया है। क्या? लेकिन तन्मय अंकल क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये चक्कर है क्या? खत्म हो गई तन्मय की बची कुची जिंदगी। तो क्या शेखर को तन्मय ने मारा है? चाहे किसी ने भी मारा हो, लेकिन तन्मय को क्या मिला? वो इंडिया आया था एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन उसका तो सुकून ही खत्म हो गया। भले ही उसने शेखर को ना मारा हो, लेकिन उसे ये बात साबित करने के लिए न जाने कब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर तो तब काटेंगे ना जब उनकी जमानत होगी। तो क्या जमानत नहीं होगी? जब ईशा ने शेखर को नहीं मारा है तो जाहिर सी बात है कि तन्मय ने शेखर को मारा होगा, वरना पुलिस ईशा को छोड़कर तन्मय को बेवजह तो नहीं पकड़ती ना। अब ये बात तो साबित हो गई है कि तन्मय ने शेखर को मारा है। अब उनकी जमानत नहीं होने वाली है, सीधा जेल होगी। तुम तो फैसला ऐसे सुना रही हो जैसे जज तुम ही हो। नंदिनी, तुम किसी भी बात की सच्चाई जाने बिना, उसकी गहराई जाने बिना ऐसे ही किसी भी बात को बोल देती हो। अब कौन सी सच्चाई जाननी बाकी है? ये बात तो तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि तन्मय शेखर को पसंद नहीं करते थे। बाप बेटी में अक्सर इस बात को लेकर तकरार हो जाती थी। अब शेखर का पीछा करते करते तन्मय उसके घर पहुंच जाते थे। अब बेटी की बेवकूफी को आखिर कब तक बर्दाश्त करे? चला दी होगी गोली। लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तन्मय जैसा इंसान ऐसे फंस जाएगा ये सोचा भी नहीं था। खुद तो फंस ही गया, बेटी भी हाथ से गई। क्यों पापा?
ईशा को क्या हुआ है? हाथ से गई मतलब? जिस औरत ने ईशा की जमानत करवाई है, जानते हो वो कौन है? कौन? वो ईशा की मां है। क्या? वो तो मर गई थी ना, वो कहां से जिंदा हो गई? मुझे भी इस बात का विश्वास नहीं आता। हाँ ईशा, तुम्हें जल्दी मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तन्मय अंकल को दिल का दौरा पड़ा है। सागर, तुम झूठ बोल रहे हो कि डैड को दिल का दौरा पड़ा है। ईशा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तन्मय अंकल तुमसे मिलने पुलिस स्टेशन गए थे। वहां जाकर उनको मालूम चला कि तुम्हारी जमानत हो चुकी है। शायद इसी बात को लेकर वो परेशान हो गए कि तुम्हारी जमानत आखिर करवाई किसने और तुम कहां चली गई। ऊपर से इंस्पेक्टर ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। शायद यही वजह होगी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। ईशा, ये है कौन? मैं सागर हूं आंटी, डॉक्टर रमाकांत का बेटा। ईशा और तन्मय अंकल मेरे घर में रहते हैं। तुम हॉस्पिटल से आ रहे हो? नहीं आंटी, हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर का फोन आया था पापा को। उसने सब कुछ बताया और पापा ने मुझे ईशा को यहाँ लाने के लिए भेजा है। मुझे इस घर को ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। ईशा, तुम जल्दी चलो, पापा ने तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल बुलाया। ईशा कहीं नहीं जाएगी। क्यों? तुम्हें इसका रीजन देना मैं जरूरी नहीं समझती। लेकिन आप कौन होती ईशा को रोकने वाली? मैं ईशा की माँ। ईशा, क्या सच है? क्यों? तुम्हें मेरे कहने पे विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब ईशा छोटी थी तभी इसकी मां गुजर गई थी। नहीं सागर, मेरी मां मरी नहीं। तो क्या ये तुम्हारी मां है? हाँ, सुन लिया। अब तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से ईशा को लेकर ही जाऊंगा। मैंने कह दिया ना, ईशा यहाँ से नहीं जाएगी। ईशा, तुम्हारी मां जिंदा है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो शख्स हॉस्पिटल में मर रहा है वो कोई और नहीं, तुम्हारे डैड है। तुम क्या उनसे मिलने भी नहीं जाओगी?
या माँ मिलने के बाद अपने डैड को भूल गई। तुम अपने घर जाओ। तुम्हें मेरे, ईशा के और ईशा के बाप के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पीछे पड़ने वाली कौन सी बात है आंटी? तन्मय अंकल ईशा के बाप हैं और बेटी को अपने पापा की बीमारी खबर सुनकर उनसे मिलने जाना चाहिए। और अगर आप ईशा की मां हैं तो ईशा के पापा आपके पति होंगे ना। आपको उनकी बीमारी खबर सुनकर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? आपको भी तो उनसे मिलने जाना चाहिए ना। हम नहीं जाएंगे, कह दिया ना। अब तुम जाओ यहां से। लेकिन मैं डैड को देखने हॉस्पिटल जरूर जाऊंगी। तुम गलत कर रही हो ईशा। हो सकता है, लेकिन मैं आपकी बातों में आकर डैड से मिलने के लिए ना जाऊं, यह भी तो सही नहीं होगा। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे शेखर का खून किया है, इस बात को भूल रही हो तुम? लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हुआ। ये साबित हो जाएगा ईशा। फिर भी जाऊं। लेकिन क्यों? उनसे पूछने के लिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। इससे क्या मिलेगा? दुनिया की उन तमाम बेटियों के सवालों का जवाब जो अपने बाप से ये नहीं पूछ पाती कि उन्हें अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं, क्यों उनकी पसंद को उनका अपराध मान लिया जाता है और उन्हें सजा सुना दी जाती है। इन सवालों से तुम्हारा शेखर तुम्हें वापस तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर शायद कोई दूसरा शेखर इस तरह से मारा नहीं जाएगा। ईशा, तुम क्यों उस इंसान के लिए परेशान हो रही हो? आखिर इस शख्स ने तुम्हें दिया है क्या है? मैं अपने बेटे की इस जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हूं। तुम्हारी ये हालत होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था ईशा। लेकिन मुझे मेरी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये ऐसी ही होती है, कहीं धूप कहीं छांव। अब आप मुझे जाने दीजिए। चलो सागर। नहीं ईशा, तुम नहीं जा सकती। आंटी आप इसे जाने क्यों नहीं देती? क्यों रोक रही हैं आप इसे, जबकि आपको सब कुछ साफ साफ समझा चुकी है? फिर भी तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो? आंटी ईशा की वहां जरूरत है। तुम होते कौन हो इसे ले जाने वाली? आखिर तुम इसके लिए क्यों चिंतित हो? क्यों चिंता नहीं हो सकती है क्या? लेकिन क्यों? कुछ तो वजह होगी। क्योंकि मैं ईशा से प्यार करता हूं। ईशा बुरा मत मानना, लेकिन जो सच है मैं तो वही कहूंगा ना। और ये भी एक सच है कि ईशा ने कभी मुझे नहीं चाहा। ये हमेशा से शेखर को चाहती रही। इसीलिए कहीं तुमने तो शेखर का कत्ल नहीं किया। प्लीज आप सागर पे ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। सागर कभी ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ जानने से क्या होता है ईशा? कातिल हमेशा हमारे बीच ही छुपा होता है। मुझे शूटिंग पे लेके जाने के लिए अब हमेशा ऐसा करती है। जब भी मैं शूटिंग पे जाने की बात करती हूँ अब मुझे रोक लेती है। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दुर्गा! कोई था जरूर जो छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। कोई छुपकर हमारी बातें क्यों सुनेगा? या हो सकता है कि हमला करने के लिए घात लगा कर बैठे। कोई हमला क्यों करेगा? बदला लेने के लिए। किससे? ईशा से। और अब तो आप भी उनकी आंखों में किरकिरी बन गई। मैं किसी की आंखों में क्यों किरकिरी होने लगी? ईशा को छुड़वाने की वजह से। हो सकता है कि इसकी वजह से आप पर भी कोई जानलेवा हमला हो जाए। मेरे पे कौन हमला करेगा?
देवयानी वर्मा। नहीं सागर, इतनी भी बुरी नहीं है। ईशा, तुम्हें आज तक कोई बुरा लगा है? देखो ईशा, बात ऐसी है कि... ए, कौन है? कौन है वहां? दुर्गा, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। देखा आंटी, मैंने कहा था ना कि देवयानी वर्मा कुछ भी करवा सकती है। ये दुर्गा देवयानी वर्मा का ही आदमी है। पता तुझे किसने भेजा यहाँ? नहीं भेजा हो, तुमसे क्या मतलब? मतलब है, और अगर तू नहीं बताएगा तो तुझे गोली मार दूंगा। गोली मारना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए ताकत उंगलियों में नहीं, दिल में होनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि तू बुज़दिल है। सीधा सीधा बता कि तुझे यहाँ किसने भेजा है। नाटक मत कर, नहीं तो मेरी उंगलियां बहादुरी दिखाने में वक्त नहीं लगाएंगी। मैं मैडम को बताऊंगा, तुझे नहीं। दुर्गा, प्लीज बताओ, हम सभी जानना चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। जाने दीजिए, जान जाएंगी तो बहुत दुख होगा आपको। हमारी बात का सीधा जवाब दो, किसने भेजा है तुम्हें? तन्मय बाबू ने। तन्मय ने? लेकिन क्यों? उन्होंने आपको जान से मारने के लिए मुझे सुपारी दी। आंटी, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूं। और मैडम, मैं आपसे यही बात बताने आया था कि आप जितना जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर चली जाइए। तू यही बात बताने यहाँ पर आया था? हाँ। चोरों की तरह? दरअसल मैडम, मैं आपसे ही मिलने आया था। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन तभी देखा कि आपके घर में सागर आया हुआ है, इसलिए मैं छुपने लगा। गलती से मेरे हाथ में एक डिब्बा था जो गिर गया। फिर मुझे लगा कि मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, और तभी आप लोगों की नजर मुझ पर पड़ी। तन्मय ने तुम्हें मुझे मारने के लिए सुपारी दी थी, ये तुम पुलिस के सामने कबूल कर सकते हो? नहीं, पुलिस से कहना होता तो आपके पास क्यों आता? सीधा पुलिस के पास नहीं चला जाता? आप अगर जबरदस्ती मुझे पुलिस के पास ले गई तो मैं कह दूंगा कि मैं आपसे मिलने आया था। ईशा जी ने मुझे अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए बुलाया था। दुर्गा, तुम मेरे डैड को क्यों इस तरह बदनाम कर रहे हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरा नहीं बिगाड़ा है, बल्कि मुझे बिगाड़ने का ठेका दिया है। मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। ताज्जुब है, आपके डैडी ने इतना कुछ कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। डैड भले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नहीं कर सकते। ईशा, तुम अभी भी क्यों गलतफहमी में जी रही हो? तुम्हारे डैडी मुझे मरवा सकते हैं, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो तुम्हें भी मार सकते हैं। आप इसकी बातों बताइए, ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये तन्मय अंकल के कहने पर नहीं, बल्कि किसी और के कहने पर यहाँ आया है। किसके कहने पर आया हूं मैं? देवयानी वर्मा के। देवयानी वर्मा मैडम को क्यों मरवाएंगी?
को मरवाना होगा तो तुम्हारी मम्मी को क्यों नहीं मरवाएंगे? उनकी दुश्मन तो तुम्हारी मम्मी है ना, उनकी सौतन है। आंटी, अब ये बात बदल रहा है। ये आपको मारने के लिए आया था। अगर मैं मैडम को मारने आया होता तो मेरे पास कोई हथियार होता, जिस तरह से तुम्हारे पास रिवॉल्वर। अच्छा, तुम यहां किस लिए आए हो? मैं यहां पर ईशा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया हूं, समझे? कितनी ताज्जुब की बात है कि मैं यहां पर किसी की जान लेने आया था, वो भी बिना किसी हथियार के। और सागर, तुम यहां पर आए थे ईशा जी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, हाथ में रिवॉल्वर लेकर। सागर साहब, क्या आप सच सच बताएंगे कि आप वाकई ये रिवॉल्वर लेकर यहां क्यों आए थे? क्यों आए थे यहाँ? सच सच बताओ। आंटी, मैं तो बस ईशा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया था। हाथ में रिवॉल्वर लेकर? मुझे डराने के लिए या ईशा को रिवॉल्वर के नोक पर ले जाने के लिए? या फिर तुम खुद मेरा खून करना चाहते थे? नहीं आंटी, मैंने तो ये रिवॉल्वर बस यूं ही अपने पास रख ली थी। तुम्हें रुमाल और रिवॉल्वर में फर्क नजर नहीं आता? बस यूं ही उठाकर डाल दिया जेब में? अक्सर रखते हो क्या अपने पास? नहीं आंटी, दरअसल बात ऐसी है कि आजकल मेरी फैमिली के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पापा का किडनैप हुआ था। जब रात में इंस्पेक्टर का फोन आया और उसने कहा कि अंकल की तबीयत खराब है और वो ईशा से मिलना चाहते हैं, तो पापा ने मुझसे कहा कि आपका घर ढूंढकर ईशा को हॉस्पिटल ले आओ। आंटी, क्योंकि रात का समय था, इसलिए ये रिवॉल्वर मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखा था। सागर बाबू अक्सर ऐसी चीजें अपने पास रखते हैं मैडम, कभी चाकू तो कभी रिवॉल्वर। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी एक चाहने वाली पर चाकू से वार किया, मरते मरते बच गई बेचारी। हालांकि अभी भी इनके ऊपर 307 का केस चल रहा है। विश्वास नहीं है तो ईशा जी से पूछ लीजिए। क्यों ईशा जी, सागर बाबू ने पारुल के ऊपर चाकू से हमला किया था या नहीं? सागर बाबू, आपने पारुल पर हमला किया था या नहीं? मैंने पारुल को नहीं मारा था। उस केस में मुझे जानबूझकर फंसाया गया था। मेरा विश्वास कीजिए आंटी। ये रिवॉल्वर लाइसेंसी है? जी। किसके नाम का लाइसेंस है? तुम्हारे? जी नहीं, पापा के नाम का। अच्छा, पापा की रिवॉल्वर तुम लेकर घूम रहे हो? आंटी, वो क्योंकि रात का मामला था, इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर मैं पुलिस को खबर कर दूं कि तुम ऐसे रिवॉल्वर लेकर मेरे पास आए थे जिसका लाइसेंस तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम अंदर हो जाओगे। देखिए, तुम चुप रहो। तो फिर पुलिस तुमसे पूछेगी कि तुम रिवॉल्वर लेकर मेरे घर क्यों आए? सागर,
मैंने तुमसे कहा ना, अब तुम जाओ यहां से। लेकिन ईशा, अगर तन्मय अंकल पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? कह देना कि ईशा नहीं आई। ईशा, तुम आंटी को समझाती क्यों नहीं कि तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है? सागर, तुम किसी भी बात पे इस तरह से अड़ क्यों जाते हो? पागलों की तरह जिद करने लगते हो। जरा अपने दिमाग को ढीला करो। मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन हरकतें तो पागलों जैसी करते हो। ईशा, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो और तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। ईशा, मैं उतनी दूर से तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हो? सागर प्लीज, मैंने कहा ना, अब तुम जाओ यहां से। ठीक है ईशा, मैं जाता हूँ और जाके तन्मय अंकल से कहूंगा कि अब ईशा को भूल जाए, क्योंकि ईशा को अब उसकी मां मिल गई है और उसे अपने बाप की जरूरत नहीं। सुनो, अपनी ये रिवॉल्वर संभाल के रखना, बाद में जरूरत पड़ सकती है। क्यों? जरूरत आने पर बताऊंगी। अब जाओ। अच्छा मैडम, मैं भी चलता हूँ। नहीं दुर्गा, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी, वो कैसे? ईशा, अंकल, ईशा नहीं आई अंकल। उसकी मां ने मना कर दिया। तुमने बताया कि मेरी तबीयत खराब है? हाँ अंकल, बताया। लेकिन ईशा अपनी मां के सामने डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। ईशा उसके डर से नहीं आई या वो खुद ही नहीं आना चाहती थी? पता नहीं अंकल, ईशा क्या चाहती थी, लेकिन ईशा मुझे कुछ बदली बदली नजर आ रही थी। उसने कुछ कहा? हाँ अंकल, उसने कहा कि अब तुम जाओ, तुमने खबर दे दी है ना, अगर मुझे जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी। एक बात पूछूं? क्या? ये अनुपमा त्रिपाठी सचमुच ईशा की मां है क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि ईशा की मां मर चुकी है। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला अंकल? कहीं इसी झूठ की वजह से ईशा नाराज तो नहीं है?
सागर, रमा क्यों नहीं आया? अब पता नहीं अंकल, पापा अभी तक क्यों नहीं आए। मुझसे तो कह रहे थे कि तुम ईशा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, वो भी आ रहे हैं। फिर कहाँ रह गया रमा? अंकल, एक बात और पूछूं? पूछो। आपने अनुपमा त्रिपाठी को मारने के लिए दुर्गा को सुपारी दी थी? अंकल 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 अंकल, अंकल आप ठीक तो है ना? मैंने अनुपमा को मारने के लिए दुर्गा को सुपारी दी। तेरे पापा अभी तक नहीं आए सागर? पता नहीं अंकल, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कोई बात तो नहीं हो गई? कैसी बात अंकल? पता नहीं, पर अब मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर अंकल? किसी साजिश का डर। कैसी साजिश अंकल? कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है बेटा। नहीं तो दुर्गा अनुपमा से क्यों कहता कि मैंने अनुपमा को मारने के लिए दुर्गा को सुपारी दे रखी है। अब इसके पीछे किसका हाथ है, देवयानी का या दुर्गा का, ये तो भगवान ही जाने बेटा। मगर सच तो यह है कि मैं आज तक दुर्गा से अपने किसी काम के लिए मिला ही नहीं। फिर वो झूठ बोल रहा होगा अंकल? वो तो झूठ बोल ही रहा है बेटा, लेकिन मुझे डर यह है कि उसका झूठ कहीं मेरे सच को न खा जाए। उसका झूठ आपके सच को कैसे खा जाएगा अंकल? पुलिस अब तक शेखर के कातिल को ढूंढ ही नहीं पाई है। पहले उन्होंने ईशा पे शक किया, फिर मुझ पे शक किया, और ऐसे में अगर दुर्गा और अनुपमा की बात सामने आई तो पुलिस तो मुझ पे ही शक करेगी ना, और अनुपमा भी मेरे खिलाफ ही बयान देगी। लेकिन वो आपके खिलाफ बयान क्यों देंगी? उन्हें तो आपके पक्ष में होना चाहिए ना। वो एक लंबी कहानी है सागर। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि किसी तरह से शेखर का कातिल पकड़ा जाए, नहीं तो मैं तो दिल का मरीज हूं, कभी भी मेरी मौत हो सकती है, और मेरे मरने के बाद लोग यही समझेंगे कि मैंने ही कत्ल किया था, और पुलिस इस केस की फाइल ही बंद कर देगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मैं रमा का वेट कर रहा था। मैं अभी पापा को फोन लगाता हूं अंकल। अंकल, पापा का फोन तो ऑफ आ रहा है। मैं अभी मम्मा से पूछता हूं। मम्मा, पापा अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, कहाँ है वो? जहन्नुम में। बार बार फोन मत कर मुझे। क्या हुआ? कहाँ है रमा? अंकल, मामा से बात हुई, मैंने पूछा पापा कहाँ हैं, तो बोली जहन्नुम में। सिस्टर, आप चाहे तो यहां से जा सकती हैं, मैं अंकल के पास बैठ जाऊंगा।
शेखर का कातिल पकड़ा जाए, नहीं तो मैं तो दिल का मरीज हूं, कभी भी मेरी मौत हो सकती है और मेरे मरने के बाद लोग यही समझेंगे कि मैंने ही कत्ल किया था। आपका सोना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सोए रहेंगे तो मैं स्वस्थ रहूंगा। Excuse me? हेलो, कौन? आप कौन? आपको किससे बात करनी है? देखिए, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। देखिए, ये मेरे भी सवाल का जवाब नहीं हुआ। अब बड़ी दिलचस्प है। आई एम रियली सॉरी टू से, आप उतने ही बदतमीज। अब ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने? मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ। मैं फोन रख दूं? आपकी मर्जी, आपका पूरा हक है फोन रखने का। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लेकिन एक बात कहना चाहूंगा आपसे। फरमाइए। मैंने तो अपने ड्राइवर को फोन लगाया था, गलती से आपको लग गया और आपने मुझे डांट पिला दी। देखिए मिस्टर, मुझे लगता है आपके पास फोन पे बकवास करने के अलावा कोई और काम नहीं है। अरे, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जैसा आप समझ रही हैं। मैं बहुत शरीफ आदमी हूं। मेरा नाम आनंद है और मेरा नंबर है 9869476455। आप कभी भी फोन करके मेरा इंतजाम ले सकती हैं। देखिए मिस्टर, मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर काम भी हैं।